विज्ञान की अनकही कहानियां, आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां, एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yerlavani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। नमस्कार, हम सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। हमारा देश विविधता से संपूर्ण है। भारत में हरियाली, पठार, पर्वत और उसके साथ साथ विशाल सा समुन्दर का छोर भी मिला है। तो इस समुन्दर की जैव विविधता भी हमारी धरोहर है। इस विषय पर भारत में अनुसंधान चल रहे हैं। आज हम आपको डॉक्टर तुषार कौशिक जी से मिलवा रहे हैं। डॉक्टर तुषार कौशिक जी बायोडायवर्सिटी बायोलॉजी ग्रुप में साइंटिस्ट के तौर पर आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में कार्यरत हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की हुई है और रिसर्च का उनका विषय मरीन जियो साइंसेस है। तो मिलते हैं डॉक्टर तुषार कौशिक जी से। बेसिकली समुद्र पे काम है मेरा, और जो मॉडल ऑर्गेनिज्म मैं यूज करता हूँ अपना समुद्र की रिसर्च के लिए वो फोरामिनीफेरा है। बेसिकली फोरामिनीफेरा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये पिछले 500 लाख साल से आज तक मिलता है इन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड। ये एक प्रोटिस्ट है। ये जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो इवॉल्व होने शुरू हुए थे धरती पे वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। तो उनमें से ही एक प्रकार का ये यूकैरियोट है और ये अपने आसपास जो इसका ऑर्गेनिक शरीर है उसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनाता है। समुद्र के पानी से ही कैल्शियम खींचता है और बाइकार्बोनेट आयन खींचता है और CaCO3 का एक खोल बनाता है, एक शेल बनाता है। शेल की वजह से जब ये मर जाता है तो अंदर का जो बायोलॉजी है, जो अंदर का ऑर्गेनिक कंटेंट है वो तो डिसॉल्व हो जाता है पानी में, बट जो खोल है वो समुद्र के जो नीचे सतह है उस पे बैठ जाता है और ये सैंड ग्रेन साइज का है। इतना सूक्ष्म है, 100 माइक्रोन से 150 माइक्रोन तक साइज का होता है। तो अगर किसी को मौका मिले समुद्र की मिट्टी को ढूंढने का या पकड़ने का हाथ में या माइक्रोस्कोप के नीचे देखने का, तो अगर कोई बीच एरिया पे जाता है तटीय इलाकों में तो 20 से 30% पॉपुलेशन जो हाथ में आप लेंगे 1 ग्राम सेडिमेंट का उसका फोरामिनीफेरा होता है। और जैसे जैसे आप डीपर समुद्र में जाएंगे, गहरे समुद्र में, तो परसेंटेज फोरामिनीफेरा का बढ़ता चला जाता है। तो बीच के ऊपर 20%, जैसे जैसे डीपर एरिया में गए तो 50 से 60 से 80% तक फोरामिनीफेरा डाइवर्सिटी मिलती है। तो ये समुद्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये होता है कि ये बिकॉज इसका टेस्ट CaCO3 का होता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो अभी 400 ppm लेवल क्रॉस कर चुकी है, ये CO2 को बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर से खींच के पानी में डिसॉल्व करके CaCO3 टेस्ट बना के समुद्र की सतह पे ले जाता।
तो समुद्र बेसिकली आर द बिगेस्ट सिंक होल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 एंड फोरामिनिफेरा बीइंग अ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट शेल, वो बहुत ज्यादा मदद करता है एटमॉस्फेरिक CO को खींचने के लिए और समुद्र की सतह पे उसको डिपॉजिट करने के लिए। दूसरा चीज जो फोरामिनिफेरा है वो अभी नया ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, ये आज से 500 लाख साल पहले इवॉल्व हुआ और आज भी समुद्र में मिलता है। तो बिकॉज ये इतना लंबा इसका रेंज है, एज है और टाइम स्पैन है, इसको जियोलॉजिकल स्टडीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पता करने के लिए कि आज और आज से पहले जो समुद्र है वो सेम थे क्या। जो हिंदुस्तान आज हम देख रहे हैं, जहां अभी ग्लोब में आज ये एग्जिस्ट करता है, क्या हिंदुस्तान वहीं था कि कहीं और था। जो क्लाइमेट हम देखते हैं, मॉनसून की गतिविधियां हम देखते हैं, क्या मॉनसून आज से 1 करोड़ साल पहले था कि नहीं था। जो हेडले सेल, वॉकर सर्कुलेशन, फेरल सेल, पोलर सेल, एटमॉस्फेरिक सेल जो समुद्र की वजह से बनते हैं, वो आज थे कि पहले भी थे कि नहीं थे। तो ये सब चीजों को सॉल्व करने के लिए फोरामिनिफेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म की तरह उभर के आया है। जो IPCC की रिपोर्ट होती है, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, उसमें जो डेटा यूटिलाइज होता है उसमें 90% डेटा फोरामिनिफेरा से आता है। तो फोरामिनिफेरा एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है बताने के लिए कि पास्ट, जो आज से पहले समुद्र में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स हुए और उसको यूज करके डेटा को हम फ्यूचर कैसे कह सकते हैं। अब तक डॉक्टर तुषार जी ने सागरी सूक्ष्मजीव के सहायता से हम बहुत जानकारी हासिल कर सकते हैं ये समझाया है। आगे ये जानकारी हम हासिल कैसे करें, इस प्रोसेस के बारे में डॉक्टर तुषार जी से समझ लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2 दोस्त है, राम और श्याम। राम ने श्याम को बोला कि भाई 10 रुपए दे दे, मेरे को कुछ काम है। तो श्याम ने राम को 10 रुपए दे दी। अगले दिन फिर राम श्याम से 10 रुपए मांगता है, श्याम दे देता है। ये 1 हफ्ते तक चलता है। तो 8वें दिन जब अगला सोमवार आया तो फिर श्याम सोचता है यार देना भी है कि नहीं देना, क्योंकि 7 दिन से तो मांग रहा है, फिर दे नहीं रहा है वापस, अभी क्या करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मरीन जियोलॉजी कि हमको पुराना 7 दिन का डेटा और 7 लाख साल का डेटा, 70 लाख साल का डेटा, हमको ये मरीन जियोलॉजी के जो सेडिमेंट रिकॉर्ड है इससे पता चलता है। वो रिकॉर्ड को हम यूज करते हैं पता करने में कि फ्यूचर क्लाइमेटिक प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि किसी का फ्यूचर जानने में, जैसे जानने में कि श्याम अगले 7-8वें दिन पैसा देगा कि नहीं देगा, पास्ट डेटा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फ्यूचर जानने के लिए पुराना डेटा, पास्ट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट। और डेटा कलेक्ट करने के लिए जो कलेक्शन होता है, तो डेटा कलेक्शन भी एक एक्यूरेट मेथड से होना चाहिए। अगर वो मेथड ही एक्यूरेट नहीं होगा तो जो आगे प्रेडिक्शन का डेटा है वो भी सब गड़बड़ होगा। तो वो प्रेडिक्शन को ठीक करना, तो फोरामिनिफेरा में कई प्रजातियां हैं, तो हमारा काम रहता है कि वो प्रजातियों को आइडेंटिफाई करना कि टेक्सोनॉमी करेक्ट है कि नहीं, हम स्पीशीज जो बोल रहे हैं वो सेम है कि नहीं। तो उसके लिए हम जियोलॉजिकल टूल्स यूज करते हैं। सिंपल मॉर्फोलॉजिकली माइक्रोस्कोप के नीचे ऑर्गेनिज्म देखते हैं और अपने जो एटलस रहती है उनसे उनको चेक करते हैं कि पुराने लोगों ने इसको क्या नाम दिया है। फिर अभी लेटेस्ट मॉलिक्यूलर टूल्स, जेनेटिक DNA उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर DNA एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम चेक करते हैं कि वो स्पीशीज बाकी स्पीशीज से सेम है कि अलग है। फिर हम ये टेक्सोनॉमी करने के बाद उसका बायोस्ट्रैटिग्राफी करते हैं। तो हमारे पास इंटरनेशनल ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम, जो दुनिया का सबसे ज्यादा कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है आफ्टर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें 2 शिप्स हैं, एक जॉयडीज रेजोल्यूशन करके है, एक चिक्यू करके है। ये पूरे दुनिया के समुद्र में घूमते हैं और वहां से तलछट निकाल के लेके आते हैं इन टर्म्स ऑफ कोर्स, दिस आर कॉल्ड एज डीप सी सेडिमेंट कोर्स। तो ये जो कोर्स होते हैं ये सब जापान में और USA में और अपने NCPR एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में, यहाँ सब जमा होते हैं। और ये कोर्स से हम पिछले कई लाख सालों का डेटा जनरेट कर सकते हैं सिर्फ फोरामिनिफेरा की सहायता से। फोरामिनिफेरा के अलावा भी इस सैंपल्स में बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं। क्योंकि ये 150 माइक्रोन्स के हैं
इजीली आइडेंटिफाएबल है, दुनिया में सब जगह मिलते हैं समुद्र में, तो इनका डेटा बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है। ऑयल एक्सट्रैक्शन जो कंपनीज होती हैं, जैसे ऑयल कंपनीज है, वो ये सब डेटा लेती हैं जानने के लिए कौन कौन से समुद्र की जगह है जहां पे ऑयल मिल सकता है या गैस मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए जो मेरा कार्य है, जो मैं अभी कर रहा हूं, वो है उनका टैक्सोनॉमी इंप्रूव करना, उनका बायोस्ट्रैटिग्राफी करना और कोशिश करना कि ऐसे कुछ पेलियो प्रॉक्सी टूल्स डेवलप किए जाएं अपने मरीन जियोलॉजी फील्ड के और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फील्ड की दोनों की सहायता से, इंटरडिसिप्लिनरी वर्क की वजह से, जिससे ये जो पेलियो प्रॉक्सीज हैं, जो पुराना एनवायरनमेंट हम चेक कर सकें और उसकी सहायता से फ्यूचर प्रेडिक्शंस हम कर पाए। आप सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। डॉक्टर तुषार कौशिक जी ने फोरामिनीफेरा इस सागरी सूक्ष्मजीव का उपयोग कर समुंदर के बारे में बहुत सारा डेटा लेने का प्रयास किया है। तो ये जो डेटा है वो हमारे कई सारे विभाग के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अब हम डॉक्टर तुषार जी से जान लेते हैं कि ये जो उनका अनुसंधान है वो हम सामान्य लोगों के लिए कैसे लाभदायी होगा। तो जैसे मैंने कहा कि मैं समुद्र पे काम करता हूँ। इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी है वो फार्मर्स की भी है और फिशरमैन्स की भी है। फिशरमैन्स जो है वो समुद्र से डिफरेंट काइंड ऑफ फिश और अदर ऑर्गेनिजम्स निकालते हैं, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो ओशन की एसिडिटी है वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से जो फिश खाना खाती है वो कोरल्स के पास खाती है, तो कोरल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। कोरल्स एक्सटिंक्ट क्यों हो रहे हैं इसकी स्टडी कोरल से नहीं पता चलती, फोरामिनीफेरा से पता चलती है। तो फोरामिनीफेरा की मदद से हम ये भी पता कर सकते हैं कि क्यों कोरल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ओशन का एसिडिफिकेशन कितने लेवल पे बढ़ रहा है, कितनी मात्रा में बढ़ सकता है, और आगे इसका फ्यूचर प्रेडिक्शन करके ये भी बता सकते हैं कि आगे कैसे कैसे क्लाइमेटिक चेंजेस आ सकते हैं। तो ये हमारा अभी ऑनगोइंग बायो मॉनिटरिंग प्रोग्राम चल रहा है। हमारा SERB का प्रोजेक्ट है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का। तो हम अपना जो कोकन का एरिया है, जितनी एस्चुरीज हैं, और अभी हम लोग ईस्ट कोस्ट के अंदर भी देख रहे हैं अपना उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे हम बायो मॉनिटरिंग मेथड से पता कर रहे हैं कि अभी पोल्यूशन कंटेंट कितना है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है, सिंगल सेलुलर है। तो सबसे पहले अगर कोई भी वाटर में सैलिनिटी, टेम्परेचर, pH या इवन पोल्यूशन का भी एस्पेक्ट आता है तो बड़े ऑर्गेनिज्म को थोड़ा समय लगता है उसको एब्जॉर्ब करने में, बट छोटे जानवर जो बहुत सिंगल सेलुलर होते हैं वो जल्दी एक्सटिंक्ट या मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी या एक वेरी सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है, एनी चेंज इन दी स्मॉल पैरामीटर। तो अभी हम वो सब चेक करके पता कर रहे हैं कौन सी एस्चुरीज विच आर नर्सरीज ऑफ द सी। हमारा काम अभी तो फिशरमैन्स के लिए ही है, तो ऑब्वियसली अगर बता पाएंगे कब किधर किस एरिया में आपको कैसी डाइवर्सिटी मिलने का चांस है, उससे डेफिनेटली फिश जो कम्युनिटी है जो फिश को फार्मिंग करती है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी हमारा कार्य बेसलाइन डेटा करने का है जो कि बिल्कुल ही कम मात्रा में अवेलेबल है हिंदुस्तान के तटीय क्षेत्रों से। तो पहले बेसलाइन डेटा को डेवलप करना बहुत जरूरी है। वो डेटा आने के बाद, जिसमें समय लग सकता है, उसके बाद ही हम उन तटीय एरिया के जो मछुआरे होंगे, वहां के लोकल लोग होंगे, उनको बता पाएंगे कि कितना पोल्यूशन लेवल है उस एरिया में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया जो तटीय क्षेत्रों में लोग बसते हैं, वो उनका जो जीवन और जो खाना रहता है वो वहां का लोकल मरीन बायोडाइवर्सिटी ही रहता है। तो पोल्यूशन की वजह से वहां का जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, बट उसको करने के लिए थोड़ा समय लगेगा और मे भी हमारा काम से उनको थोड़ी मदद हो सकती है आगे इन फ्यूचर। एग्जाम्पल दूंगा आपको, सैल्मन फार्मिंग होता है यूरोप में, नॉर्वे के पास। तो वो लोग वहां पे बड़ी बड़ी फिशिंग इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि सैल्मन जो एक मच्छी है बहुत महंगी है और वो वहीं मिलती है, हिंदुस्तान में तो नहीं मिलती है। बट हिंदुस्तान में जैसे झींगे और अदर चीजों की ये लोग फार्मिंग करते हैं, तो उस हिसाब से इनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए देखने के लिए कि उस टाइप में, उस समय में, किस समय पे आपको वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट बिठाना है, सेटअप बिठाना है, झींगा कब लगाना है, किधर क्या करना है। तो वो इंडस्ट्री शुड प्लान।
बट जो मरीन पोल्यूशन का जो एस्पेक्ट है, बेसिकली एस्चुरीज को और आसपास के तटीय क्षेत्रों को, उस पे थोड़ा फोकस और देने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर तुषार जी के अनुसंधान का लाभ मछुआरों के साथ काम करने वाली फिशरमैन कंपनी को हो सकता है, तो ये अपील कर रहे हैं कि भारतीय जो भी इंडस्ट्री इस क्षेत्र में काम कर रही है वो इनके अनुसंधान का लाभ लें। डॉक्टर तुषार जी से हम अब पूछते हैं कि आपका ये जो अनुसंधान है वो जागतिक स्तर पर कैसे काम कर रहा है, इसके साथ साथ इस अनुसंधान पर आज क्या काम हो रहा है और इसे कहाँ पब्लिश किया गया है। तो जो हमारा रिसर्च अभी हम कर रहे हैं वो अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, जुवेनाइल स्टेज में है, बट ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वहाँ के इंस्टीट्यूट्स हो गए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जिनीवा हो गया, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। हमारा यूरोप में यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड और एडिनबर्ग के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। तो वो हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को भी एट पार लाने का विद यूरोपियन स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्किंग इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मरीन बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन इम्पैक्ट। हाल में ही हमारा एक पेपर को बेस्ट पब्लिकेशन अवार्ड मिला है 2021 में। वो एक कोलैबोरेटिव वर्क था जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के जो फोरामिनिफेरा एक जीनस है जिसका नाम है अमोनिया, वो दुनिया में अलग अलग जगह से सैंपल किया है बहुत सारे लोगों ने एज ए कोलैबोरेटिव वर्क, और वो जर्नल ऑफ माइक्रोपैलेंटोलॉजी में पब्लिश हुआ था 2021 में, जिसके 2 इश्यूज हैं, 98 पेजेस का पेपर है और उसको बेस्ट पब्लिकेशन अवार्ड दिया है एडिटर्स ने और जर्नल के जो देखते हैं। पहले जो रिसर्च मैंने स्टार्ट किया था वो प्योर जियोलॉजी बेस्ड था। अभी जो रिसर्च चल रहा है वो इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट पे है, जियोलॉजी प्लस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हम देखना चाहेंगे कि आगे हम इस टूल को यूज करते हुए काफी जो आसपास की मरीन बायोडाइवर्सिटी हो गया उसको ढूंढ पाए, या जो एरियाज है तटीय एरियाज जिस पे हमारा काम ज्यादा फोकस्ड है उसकी बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, पोल्यूशन मॉनिटरिंग पे हम ज्यादा काम करते हैं। हम तटीय क्षेत्रों पे जाते हैं, वहां पे लोकल मछुआरों से इंटरेक्ट करते हैं। सेकेंडली हमको अपना डेटा भी चाहिए होता है, तो वहां से हम समुद्री तलछट लेके आते हैं। दूसरा, अभी एक प्रोजेक्ट में मैं अंटार्कटिका गया था, तो अंटार्कटिका से भी हम सैंपल लेके आए देखने के लिए कि जो एरिया बिल्कुल ही ह्यूमन पॉपुलेशन से कई मील दूर है, वहां पे ना रिवर इनपुट है न ह्यूमन इन्फ्लुएंस है, तो क्या वहां पे भी पोल्यूशन का कुछ सिग्नेचर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये एक तरीका है हमारा सैंपल लेने का। हम बेसिकली समुद्र तलछट ही लेके आते हैं। पुराना डेटा तो है, जो आज से 10 साल 20 साल पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो काम किया वो तो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। जो हम कर रहे हैं हम उन्हीं से कंपेयर करते हैं कि हमारा काम और उनके काम में क्या फर्क है, और इन दोनों के कंपैरिजन से फ्यूचर डेवलप करते हैं रिसर्च प्रोग्राम्स। इन एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट का जो ऑनगोइंग मैंडेट रहता है उस हिसाब से ये चलता रहता है। तो मैं डीएसटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तुषार कौशिक जी, आप स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ गए, इसलिए आपका शुक्रिया। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation.
Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज